नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव और आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी और प्रत्याशी, जो भी संभावित प्रत्याशी हैं, वो क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में, जहां से हमारे साथ मंडल संयोजक बहुजन समाज पार्टी ज्ञान प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की क्या रणनीति है आने वाले विधानसभा चुनाव में और किस तरीके से वो प्रत्याशियों का चुनाव कर रही है, जिनको प्रभारी बना रही है विधानसभाओं का, और किन किन मुद्दों के विकास के मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी। तो आइए हम बात करते हैं आपसे। जी, बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान सिंह जी हमारे इस कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद आपको। ज्ञान सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, सारे जो इस समय कहा जा रहा है, लोगों में क्षेत्र में कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कि जो भी प्रत्याशी हैं अभी तक खुल के सामने नहीं आए हैं, और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जितने संभावित प्रत्याशी हैं वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। तो आखिर क्या है, किस कारण से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं हो पाई है, या जो आपके संभावित प्रत्याशी हैं वो मैदान में नहीं है? हमारी बहुजन समाज पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी बूथ से लेके विधानसभा तक अपनी पूरी तैयारी पूर्ण कर चुकी है। चूँकि हमारे यहाँ चुनाव वही लड़ता है जिसको आदरणीय बहन जी का आदेश होता है। तमाम नेता बहन जी के यहाँ अपनी दरख्वास्त दे चुके हैं। जहाँ जहाँ विधानसभा में बहन जी की हरी झंडी उस नेता की तैयारी को देख करके मिल जा रही है, वहाँ नेता मैदान में आ गए हैं। जहाँ बाकी है चंद दिनों में ही वहाँ भी उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। ज्ञान सिंह जी, जैसे विधानसभा चुनाव है तो सारी पार्टियां, जैसे समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, तो अनेक मुद्दों पे वो चुनाव लड़ रही है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की क्या मुख्य मुद्दे क्या होंगे जिस पे वो पूरा चुनाव लड़ेगी? बहुजन समाज पार्टी 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। एक बार 2007 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार रही है। पूरे प्रदेश ने देखा है बहुजन समाज पार्टी के सरकार में कानून का राज रहता है, भय मुक्त समाज रहता है। रोजगार 28 लाख 5 साल में बहुजन समाज पार्टी ने दिया था। एक मुश्त एक ही बार में 1,10,000 सफाई कर्मी की नियुक्ति किया था। जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार गुंडों और अपराधियों की सरकार है। उस सरकार की यही पहचान है कि उसके सरकार में आपका लड़का अगर सुबह स्कूल जाता है तो शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा यह निश्चित नहीं होता है। अगर उसमें आप बैंक में पैसा जमा करने जाते हैं समाजवादी पार्टी के सरकार में, तो बैंक में पहुंचने से पहले ही आपका पैसा लूट लिया जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार लोगों ने देखा है, गुंडों मवालियों का थाने और तहसील पर कब्जा हो जाता है, ज़मीन पर कब्जा होने लगते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पर उत्तर प्रदेश और केंद्र में 3-4 बार सरकार बनाई, जबकि राम मंदिर के लिए इन्होंने जब भी इनकी सरकार रही विधानसभा और लोकसभा में कोई पहल नहीं किया। वो तो बाबा साहब के संविधान के बदौलत स्थापित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बनने जा रहा है। हम उसका और हमारी पार्टी स्वागत करती है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि जिस प्रदेश में 5 साल के लड़कियों से लेकर के 75 साल के महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं गैंगरेप हो रहा है, उस प्रदेश में आप राम मंदिर बना के क्या करोगे जहां सीता ही सुरक्षित नहीं है।
जिस देश में एक द्रौपदी के चीरहरण के लिए महाभारत हो गया था, आज वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के संरक्षण में हाथरस में बलात्कार होता है और लड़की जब आती है तो उसके लाश को पेट्रोल से फूंक दिया जाता है। अभी कोरोना काल को देखा है आपने, इस देश ने एक से एक महामारी का सामना किया है। एक कोरोना काल में गंगा के नदी के किनारे केवल लाश ही तैरती मिली है और कितने लोग बम्बई, कलकत्ता, तमिलनाडु, कर्नाटका से जब सरकार ने उनको घर आने की व्यवस्था नहीं उपलब्ध कराई तो अपने सिर पर अटैची रख करके, कंधे पर बच्चे को बैठा करके, हाथ में बीबी का हाथ पकड़ करके पैदल ही घर को आए और रास्ते में हजारों लोग मर गए। यह पार्टी जो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी, इसने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। आज केंद्र में 7 साल से सरकार चल रही है, 14 करोड़ रोजगार इनको देना चाहिए। उसके बदले में ही 14 करोड़ रोजगार फैक्ट्रियों को बंद करके खा चुके हैं। यह भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से किसानों से वादा किया था कि हम आपके लागत का दूना दाम देंगे, लेकिन देश का अन्नदाता, भाग्य विधाता किसान दिल्ली में 1 साल तक बैठा रहा, अपनी मांग मंगवाने के लिए सरकार से गुहार लगाता रहा। लेकिन ये हठधर्मी सरकार, निकम्मी सरकार जब 1000 किसानों का बलिदान ले लेती है जाड़ा, सर्दी, गर्मी, बरसात में, उसके बाद फिर से उस किसान बिल को वापस कर दी है और बहुजन समाज पार्टी के तरफ प्रदेश की जनता आशा भरी निगाहों से देख रही है। बहन जी के शासन में एक कहावत था कि 16 साल की लड़की हो, गहने से लदी फदी हो, भादों की अंधेरी रात हो, घनघोर जंगल हो, रात के 12 बजे हो, अगर बेरोक टोक अपने घर को चली जाए तो समझ लो बहन मायावती का राज है। जैसे आपने बताया, सारी चीज़ें आपने बताई कि किस पार्टी ने क्या कार्य किया है और किस तरीके से कार्य कर रही है। तो जैसे अभी आपने कोरोना काल की बात की, रोज़गार की बात की, फैक्ट्रियों को बंद करने की बात की, तो इस समय हम देवरिया जनपद में हैं और ये कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन बैतालपुर, भटनी, देवरिया, ये जितने चीनी मिलें हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बंद हुई और ये हुआ कि उनको प्राइवेट सेक्टर में दे के उनको चलाया जाएगा, लेकिन नहीं चला। तो क्या लगता है आपको कि मायावती ने नहीं बंद किए हैं? जहाँ तक गन्ना किसानों की बात है, समाजवादी पार्टी की सरकार 5 साल रही, गन्ने का दाम 1 रुपये नहीं बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को 5 साल होने जा रहे हैं, 15 से 25 रुपये गन्ना का दाम बढ़ाने का काम किया, जबकि 2007 से लेकर 12 तक बहुजन समाज पार्टी की मुखिया सुश्री मायावती ने अपनी सरकार चलाते समय गन्ने का दाम, जो उनको दाम मिला था 2007 में, अपने 5 सालों में दूना करने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया है। यह इतिहास के पन्नों पर दर्ज है। लेकिन शुगर फैक्ट्री भी तो बहुजन समाज पार्टी ने बंद किया, ये भी तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शुगर फैक्ट्री का जहाँ तक सवाल है, शुगर फैक्ट्री जर्जर अवस्था में हो गया था। बहुजन समाज पार्टी ने एक बृहद कार्यनीति बनाई थी कि उन फैक्ट्रियों को निजी हाथों में सौंप करके उसको नए सिरे से चलाने का काम करेंगे। लेकिन तब तक 2012 में हमारी सरकार बन नहीं पाई, हम उसको अमली जामा नहीं पहना पाए। बहुजन समाज पार्टी किसानों की पार्टी है। जब भी उत्तर प्रदेश की जनता का जनादेश जो 2022 में मिलने जा रहा है, नए सिरे से हम किसानों के लिए फैक्ट्री बनाएंगे, लगाएंगे, निजी फैक्ट्री भी बनाएंगे, सरकारी भी फैक्ट्री बना करके किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम करेंगे। ये तो ही रोजगार और इसकी बात हम जानना चाहेंगे कि देवरिया जनपद में 7 विधानसभा सीटें हैं,
तो क्या समीकरण है आपके जो प्रत्याशी आपके मैदान में आएंगे, जो प्रभारी प्रत्याशी होंगे, किन किन जाति विशेष पे आप लोग का ज़्यादा फोकस है इस बार चुनाव में? हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के रास्ते पर चलने वाली पार्टी है। हमारी पार्टी जिसकी जितनी तैयारी होगी उसकी उतनी भागीदारी मिलेगी। हमारे यहाँ लंबी लिस्ट है टिकट मांगने वालों का, लेकिन कार्यकर्ताओं की आम सहमति से जनता की स्थिति देख करके जो क्षेत्र में जनहित में काम किया होगा, जो टिकाऊ होगा, जिताऊ होगा, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। और यह विश्वास है कि देवरिया की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ऊब चुकी है, सपा की सरकार को देख चुकी है। इस बार बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में वोट देकर के 5वीं बार बहन सुश्री मायावती को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। तो ये थे हमारे साथ ज्ञान प्रकाश सिंह जी, जिनसे हमने बात किया और जानने की कोशिश की किन किन मुद्दों पर बहुजन समाज पार्टी इस बार चुनाव लड़ेगी और किस समीकरण पे वो प्रत्याशी उतारेगी, सारी जानकारी इन्होंने दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।